हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बेसिक स्कूल में जो भी शिक्षक भाई बहन पढ़ा रहे हैं उन समस्त शिक्षकों का, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, सहायक अध्यापक हों, प्रधानाध्यापक हों, प्रभारी प्रधानाध्यापक हों, सभी का ऑनलाइन ट्रेनिंग दोस्तों होना है। और ये ट्रेनिंग दोस्तों संबंधित है 3 हस्त पुस्तिकाओं से। पहली हस्त पुस्तिका है आधारशिला, दूसरी है ध्यानाकर्षण और तीसरी है शिक्षण संग्रह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिक्षण टीचिंग और संग्रह यानी कलेक्शन। कैसे हम पढ़ाएं कि हमारा पढ़ाना प्रभावशाली हो जाए, कैसे हम पढ़ाएं कि जो कुछ भी पढ़ाएं बच्चों के मानस पटल पे, हृदय पे अंकित हो जाए। तो दोस्तों, ये शिक्षण संग्रह मॉड्यूल हमें ये बताता है कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं क्या हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पेशेवर शिक्षक के रूप में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे आप शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो इस शिक्षण संग्रह में यही बात कही गई है। तो दोस्तों, बिना देर के हम आते हैं पूरा का पूरा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिसको हम कंपेडियम के नाम से भी बोलते हैं। आज हम उसको कवर करेंगे। ये वीडियो खास तौर पे जो भी हमारे टीओटी भाई बहन हैं उनके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। तो दोस्तों, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता क्या है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दोस्तों क्या बातें हैं। शिक्षण संग्रह का तात्पर्य आप देख रहे हैं, एक शिक्षिका बहन पढ़ा रही है और यहाँ पे शिक्षण संग्रह में आकर्षक विद्यालय परिसर, प्रयोगशाला और उसके बाद लर्निंग आउटकम, शिक्षण कौशल और शिक्षण योजना, कुल मिलाकर के लेसन प्लान के थ्रू जब हम इफ़ेक्टिवली अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके डिलीवर करते हैं और वो बच्चों के मानस पटल पे प्रभावशाली ढंग से अंकित होता है, तो वही शिक्षण संग्रह है। हम वो सारे कौशल का प्रयोग करते हैं, चाहे श्यामपट्ट कौशल हो, चाहे हमारा इंट्रोडक्टरी स्किल हो। कुल मिलाकर के हमारा मोटिव, हमारा टारगेट वो बच्चा है, जिसमें इस ज्ञान को हमें क्या करना है, मीनिंगफुली उस बच्चे में एसिमिलेट करना है। तो आते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं। तो दोस्तों, प्रभावी शिक्षण की बात हो रही है। प्रभावी शिक्षण कैसे हो सकता है, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है, मीनिंगफुल टीचिंग की बात हो रही है। तो इसमें प्रोफेसर एन.के. जंगीरा ने एक विकास किया है कि शिक्षक सक्रिय रूप से भागीदारी शिक्षक की हो और उसका कुल मिलाकर के व्यस्त कक्षा हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोऑपरेटिव लर्निंग हो और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों, लक्ष्य का भी निर्धारण होना चाहिए और फीडबैक भी बच्चों से मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों, आप देख रहे हैं अधिगम की पत्रिका है और तमाम ऐसी बातें हैं। हर एक अल्फ़ाबेट से पूरी की पूरी बातें कही गई हैं कि हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं और जर्नल ऑफ लर्निंग क्या है। तो कुल मिलाकर के टीचर इन्वॉल्व हो, उसका लक्ष्य निर्धारित हो, उसे बच्चे का फीडबैक मिलता रहे, उसकी बच्चे से क्या अपेक्षाएं हैं वो क्लियर हो। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उसको ध्यान में रख कर के शिक्षण किया जाए। शिक्षक जो ज्ञान में नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए हमारे रिसर्चेस हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, तो ज्ञान की नूतन विधाओं से शिक्षक परिचित हो। अधिगमकर्ता को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये सारी बातें दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हैं,
तभी जो है आपका प्रभावशाली शिक्षण होगा। जंगीरा जी ने ये कहा है और इन्होंने बड़े खूबसूरत ढंग से सारे जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से सब बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेज़ भी बच्चों को मिलना है, एनकरेजमेंट भी मिलना है, और यहाँ पे ओ से आउटडोर लर्निंग है, और एन से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ थोड़ा कम क्लियर है, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके सामने ही हैं। और कुल मिलाकर के जो टीचिंग है उसको आपको मीनिंगफुल बनाना है। पूरी की पूरी कोशिश है। जंगीरा जी ने पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट के माध्यम से इन सब चीज़ों को दोस्तों क्लियर किया है। तो टीचिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो भी आपके प्रयास हैं वही आपका क्या है, शिक्षण संग्रह का विषय वस्तु है, अंतर वस्तु है। शिक्षण योजना क्या, क्यों व कैसे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षण योजना दोस्तों मार्गदर्शक है। शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण योजना हम बनाते हैं। शिक्षण योजना को लर्निंग आउटकम के आधार पे बनाया जाता है। शिक्षण योजना जब भी बनाई जाती है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि अगर हम 1 डिजिट यानी एक इकाई की अंकों का ज्ञान बच्चों को कराना चाहते हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो हमारी शिक्षण योजना का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि इकाई के अंक का बच्चों को हम ज्ञान कराना चाहते हैं। तो शिक्षण योजना हमारा लर्निंग आउटकम है 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं। तो शिक्षण योजना को बनाते समय लर्निंग आउटकम का ध्यान रखा जाता है। शिक्षण योजना का जो हमारा आधार है वो कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम दिया गया है। कक्षा 1 से लेके 3 तक 14 लर्निंग आउटकम है, और 4 से 5 तक तो और लर्निंग आउटकम है, यानी 16 कुल लर्निंग आउटकम है। कक्षावार विषयवार पाठ्य पुस्तकों में पूर्व निर्धारित दक्षताएं दी गई हैं। तो ये जो दक्षताएं हैं वही आपका जो लेसन प्लान है वो उसका आधार है। यानी जो भी आप लेसन प्लान को डिज़ाइन करेंगे वो बच्चों की जो दक्षताएं कक्षावार बनाई गई हैं उसी के हिसाब से बनाएंगे। जो कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में बच्चों की कठिनाई स्तर के हिसाब से दक्षताएं प्रेरणा सूची में दी गई हैं। कठिनाई स्तर के को ध्यान में रखते हुए आपको लेसन प्लान को डिज़ाइन करना है, और ये ध्यान देना है कि हम ये जो भी बना रहे हैं लेसन प्लान हमारा, वो हमारा बच्चों की दक्षता हम इतना ही विकसित करना चाहते हैं उसी के अनुरूप हो। शिक्षक की डायरी शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करती है। प्रतिदिन बच्चों के साथ किए गए कार्यों का इसमें नियोजित विवरण होता है। तो सत्र वाइज दोस्तों बनाना है। जब भी विद्यालय खुलेंगे शिक्षक डायरी शिक्षक के हाथ में होगी। वहाँ पे ये लिखा रहेगा शैक्षिक सत्र 2020-21। मेन पृष्ठ पे शिक्षक शिक्षिका का विवरण रहेगा। शिक्षक शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद, और शिक्षक शिक्षिका का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इतना मुख्य पृष्ठ पे अंकित होगा। फिर शिक्षण योजना का प्रारूप है। जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं उसका अपना प्रारूप है, दिनांक है, कक्षा है, विषय है, और उसके बाद दोस्तों समय है। तो शिक्षण के प्रारंभ शुरू करने से पहले प्रस्तावना बच्चों के सामने देते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं। उसके लिए आप 5 मिनट का समय देंगे। फिर जब आप टीचिंग करेंगे तो आप 20 से लेके 25 मिनट तक शिक्षण कार्य करेंगे, और शिक्षण की जो समाप्ति करेंगे आपको पूरा समेकित करना है, उसका आपको असेसमेंट करना है, आकलन करना है, तो 10 मिनट देंगे। तो आपके कुल कितने मिनट हो गए? 25, 10, 35, 5, 40 मिनट का आपका पूरा का पूरा ये शिक्षण योजना रहेगी। प्रदत्त गृह कार्य रहेगा, आप असाइनमेंट भी देंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक का जो है क्या होना है, शिक्षक जो है
आकलन करेगा। शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी भी लिखेंगे। और शिक्षक डायरी में इस प्रारूप के 100 पन्ने दोस्तों लगेंगे, 100 पृष्ठ होंगे। चलिए आगे। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का भी विवरण है कि सोमवार से लेकर के आपका पूरा का पूरा शनिवार तक, कुल मिलाकर के पहले पीरियड से लेकर के 8वें पीरियड तक जो आपको काम करना है पूरा का पूरा ये डिटेल्स इसमें रहेगा। प्रेरणा तालिका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेरणा सूची में कक्षावार विषयवार बच्चों की दक्षताएं वर्णित रहती हैं और प्रेरणा तालिका में उन्हीं दक्षताओं का मापन रहता है। 1 से लेकर के आप देख सकते हैं इसमें 30 बच्चे का जो है यहाँ पे इस साइड में दक्षताएं दी गई हैं। यानी जो कक्षा 2 में हम जिन दक्षताओं पे बच्चे जो कुछ भी अचीव किए हैं, जो कुछ भी बच्चों का अंक है, एक बच्चा इस दक्षता पे क्या अंक पाया है उसको हम लिखेंगे, ऐसे पूरा हमारा फील्ड हो जाएगा। दूसरी दक्षता पे ऐसे हमारे 300 बच्चे फील्ड हो जाएंगे, तीसरी दक्षता पे ऐसे भर जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये प्रेरणा तालिका है। आगे चलते हैं। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम, हमें लर्निंग आउटकम बच्चों के अंदर लाना है, इसे प्राप्त करना है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम ICT का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस समय ये जो कुछ भी चल रहा है, ऑनलाइन टीचर की ट्रेनिंग चल रही है या आप व्हाट्सएप के माध्यम से ई-पाठशाला के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी का एक प्रारूप आपका ICT है। तो ICT में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, या आप कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। ये एक प्रकार से चित्ताकर्षक होता है और बच्चे आकर्षित होते हैं, बच्चों का मन लगता है। और वहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से भी बच्चों को तमाम कार्टून्स और मीनिंगफुल चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, जिससे जो है लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में आसानी रहती है। विद्यालय भवन ऐसा हो जो कि मीनिंगफुल हो, विद्यालय की दीवारों पे जो शैक्षिक बातें हों, चाहे वो गिनती हो, पहाड़ा हो, कविता हो, या आकर्षक ढंग से कुछ अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से तमाम मीनिंगफुल चीज़ें, चाहे वो नेशनल सिंबल हो या जो हमारा फ्रूट्स है या स्वीट्स है, वेजिटेबल्स है, या बर्ड्स के नेम हैं या एनिमल्स के नेम हैं, वो बहुत अच्छे से लिखे होने चाहिए। शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण और परिवेशी संसाधनों का उपयोग, बैठक व्यवस्था, सामुदायिक ज्ञान का उपयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का उपयोग, ये जो है लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक होता है। व्यक्तित्व विकास की कार्ययोजना भी इसमें शामिल है। व्यक्तित्व विकास की कार्ययोजना क्या है, तो प्रातः व सांध्यकालीन आप सभा करिए और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करिए, पढ़ाने के साथ भी सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी हों, मतलब किताबी ज्ञान के अलावा कुछ ऐसी गतिविधियाँ हों जो कि शिक्षा प्रदान करने में बच्चों के लिए मददगार हों, उपयोगी हों। और व्यावसायिक परामर्श भी बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इस बात का बच्चों को आभास होना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, या आप मान के चलिए आप कोई भी साधारण ब्याज बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो कहीं ना कहीं इसको बैंकिंग सिस्टम से आपको जोड़ना है और ये बताना है कि भविष्य में बेटा ये आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता का भी आपको ध्यान रखना है, हर एक पर्सनल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस पे ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें व्यक्तित्व के विकास से डायरेक्ट रूप से जुड़ी हैं और ये जीवन कौशल विकास, लाइफ में जो उनका स्किल है, जिसे लाइफ स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। व्यक्तित्व विकास की कार्ययोजना की अगर हम बात करें तो प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, हम प्रत्येक दिवस की अलग अलग प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हम मंडे से लेकर सैटरडे तक हम अलग अलग प्रार्थनाएं बच्चों को करा सकते हैं, जो कि व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकती है। बच्चों को हम ओथ दिला सकते हैं, शपथ, प्रतिज्ञा, और राष्ट्रगान हमारा 52 सेकंड के अंदर पूरी गरिमा के साथ दोस्तों प्रस्तुत हो सकता है। और प्रत्येक दिवस शिक्षक छात्रों के द्वारा मुख्य समाचारों के हेडलाइंस, स्वास्थ्य, स्वच्छता पे परिचर्चा कर सकता है। प्रधानाध्यापक के द्वारा पूरे दिवस कौन से कार्य संपन्न किए जाने हैं, इसकी जानकारी भी दी जा सकती है। 15 मिनट PT और व्यायाम पे हो सकता है। पंक्तिबद्ध ढंग से छात्रों का
कक्षा कक्ष में प्रवेश हो, यानी बच्चे लाइन से बाकायदा कदम ताल करते हुए कक्षाओं में जाएं। ये प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का दृश्य हो सकता है। सांध्यकालीन सभा की जब हम बात करेंगे तो प्रत्येक दिवस देश की एकता को प्रकट करता एक राष्ट्रगीत होना चाहिए। व्यायाम, योग, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, पहेली प्रतियोगिता, विषय आधारित गतिविधियाँ जिसमें विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विषय शामिल हो सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण आदि विषयों का परिचर्चा, नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियाँ शिक्षकों और छात्रों के द्वारा। आगे चलते हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ जिसकी अभी मैंने बात किया, प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, कहानी, निबंध, वाद विवाद, अंताक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोक कथा, लोकगीत, चित्रांकन आदि। विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना आप कर सकते हैं। कार्यानुभव, शिल्प, क्षेत्रीय विशिष्टता, बाल संसद का गठन कर सकते हैं। इन गतिविधियों से बच्चों में मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। व्यावसायिक परामर्श की बात करें तो आप सफल कहानियाँ सुनाकर उन्हें परामर्श दे सकते हैं। गलत क्या है, सही क्या है, नीत क्या है, अनीत क्या है, और बच्चों की क्षमताओं के आधार पर बच्चों की रुचि के हिसाब से ही आप कहानियाँ सुनाइए। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो नियमित हाथ धोना, नियमित ब्रश करना, प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना, नाखून को काटना। जीवन कौशल जिसका अभी मैंने वर्णन किया, तो जीवन में कौशल की अगर हम बात करें तो भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, तनाव पर नियंत्रण होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, स्वजागरूकता होना चाहिए, पारस्परिक संबंध होना चाहिए, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखने की क्षमता जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, समस्या समाधान होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता, सृजनात्मक सोच और दोस्तों समालोचनात्मक सोच भी होनी चाहिए। इसको अगर हम समेकित रूप से बात करें तो यही जीवन कौशल विकास है, ताकि अब आपके सपने सच हों। आप मेरा सपना पे बच्चों को लघु जो है आर्टिकल लिखने को दे सकते हैं। तैयारी, चुनौतियां एवं सामना, योजना। मेरा सपना क्या है? आप बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, संगीतज्ञ बनना चाहता है, या कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, या जो कुछ भी बनना चाहता है, आप बच्चे के सपने को जब कापी में उकेरेंगे, पन्ने पे बच्चा लिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना सपना सार्थक भी करना चाहेगा, उस संबंध में प्रयास भी करेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं। आकलन क्यों, असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बौद्धिक विकास बच्चे का देखना है, सांस्कृतिक विकास देखना है, भावनात्मक विकास देखना है, सामाजिक विकास देखना है और बच्चे का शारीरिक विकास भी हमें तय करना है। आकलन के तरीके दोस्तों मौखिक भी होते हैं, लिखित। अगर हम मौखिक की बात करेंगे तो व्यक्तिगत, पर्सनल या ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। लिखित बच्चों की कापियाँ आप देख करके आकलन कर सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका चेक कर सकते हैं। हरी पट्टी पे बच्चों को काम दीजिए और वहाँ पे आप ऑब्जर्व करके असेस करिए। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग भी कर सकते हैं। बच्चों के साथ सुधार व सहायता की आवश्यकता, प्रोत्साहन, पिछले कार्यों से प्रगति की तुलना आप कर सकते हैं। शिक्षक के साथ स्वयं की समीक्षा, सीखने सिखाने की उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं। और अभिभावकों के साथ बच्चों की सहायता होगी आपकी, बच्चे की रुचि कौशल का अवलोकन होगा और सुधार में भी बच्चों का सहयोग होगा। भाग 5 दोस्तों विद्यालय नेतृत्व से संबंधित है। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है? संस्था के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करना, संस्था में कार्य कर रहे लोगों को साथ लेकर चलना और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करना। शैक्षिक नेतृत्व के गुण क्या हैं? स्पष्ट विजन के साथ लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाना, भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान व उसके अनुरूप कार्य करना, टीम भावना विकसित करना व कार्य करना, विचारों को सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना, स्वयं को दूसरों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। नेतृत्व की शैली की अगर हम बात करें तो एक ऑटोक्रेटिक होती है, एक डेमोक्रेटिक होता है और एक लेसी फेयर होता है। तो ऑटोक्रेटिक का अगर हम बात करें तो सत्ताधारी निरंकुश नेतृत्व होता है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो लोकतंत्री या जनतंत्री या सहभागी शैली होती है। हस्तक्षेपी या लेसी फेयर जिसको कहते हैं वो स्वतंत्र शैली होती है। तो 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल है। विद्यालय का विज़न, यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूँ परंतु संस्था ही मेरे लिए प्रधान है। तो संस्था प्रधान होना, हेडमास्टर होना, प्रभारी प्रधानाध्यापक होना ये अपने में गौरव का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस संस्था के आप प्रधान हैं वो आपके लिए सर्वोपरि है, यानी संस्था ही मेरे लिए प्रधान है।
मतलब पहली प्राथमिकता आपको अपनी कुर्सी से हट करके आपको अपनी संस्था को देनी होगी। बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए समान अवसर आपको देना है। अधिगम संप्राप्ति हेतु भय तनाव भेदभाव मुक्त व रुचिपूर्ण वातावरण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय के विभिन्न घटकों के माध्यम से तालमेल, शिक्षक एवं बच्चों में आत्मीय संबंध, बच्चों की क्षमता पर विश्वास, बाहर भ्रमण कराना, प्रोजेक्ट कार्य, विद्यालय में स्वच्छता एवं सामूहिक सहभागिता या सामुदायिक कार्य भी आपको कराने हैं। तो विद्यालय की आवश्यकताओं का आकलन या गैप पता करना, व्यावसायिक दक्षता का विकास, शिक्षकों की ताकतों एवं कमजोरियों को आप लिस्टअप कर लें, एक सूची बना लें, शैक्षिक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना, बच्चों के प्रदर्शन / व्यवहार संबंधी आंकड़े, आकलन / परीक्षा परिणाम संबंधी आंकड़े और शिक्षक के प्रदर्शन संबंधी आंकड़े। सामुदायिक सहभागिता की हम बात करें तो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं सामुदायिक सहयोग से विद्यालय कार्ययोजना का निर्माण करना, भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन संबंधी कार्ययोजना का निर्माण करना। समावेशी शिक्षा की बात करें तो सबके लिए शिक्षा, विविधता युक्त बच्चों को साथ और एक समान शिक्षा और समावेशी माहौल का सृजन कैसे होगा स्कूल में, खेलों का आयोजन कर सकते हैं, सारे बच्चे खेलें, समस्या समाधान की प्रक्रिया में सभी बच्चे शामिल हों, सभी का अपना व्यू लिया जाए, सभी का अपना तर्क लिया जाए, सभी की इच्छाओं का सम्मान हो, किताबों और गीतों का आदान प्रदान, बच्चों की टीम बनाना। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आयोजन का एक उद्देश्य होना चाहिए, कार्यक्रम विवरण, रिपोर्टिंग व दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों का प्रकाशन। ये बच्चों का एक अलग से कॉर्नर होना चाहिए जहां बच्चों की एक्टिविटीज़ को, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वहां पे रचनात्मक जो बातें हैं उसको एक जगह मिले। तो दोस्तों ये रही मिशन प्रेरणा ट्रेनिंग, और ये जो है 2020-21 में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मिशन प्रेरणा ट्रेनिंग में प्रिंट रिच मटेरियल की भी अक्सर बात होती है। प्रिंट रिच मटेरियल एक्चुअली है क्या? तो प्रिंट रिच मटेरियल दोस्तों वो आकर्षक बातें हैं, आकर्षक चीज़ें हैं जो कक्षागत वातावरण को आकर्षक बनाती हैं। और प्रिंट रिच मटेरियल में आप देख सकते हैं कि जोड़ के लिए आपका चार्ट है, संख्या चार्ट है। ऐसे ही कक्षाओं में आपको जो है प्रिंट रिच सामग्री के उपयोग का उल्लेख शिक्षण योजना में भी किया गया है, इसको आपको कक्षा में लगाना भी है। अब प्रिंट रिच मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कविताएं हैं, आप देख सकते हैं। ये कविताएं जो हैं वहाँ पे विद्यालय में कक्षा में दोस्तों चस्पा होनी चाहिए, चिपकाई जानी चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गणितमाला और ये सारी बातें, करेंसी वगैरह। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ें बनी रहेंगी तो बच्चे करेंसी को भी पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।